नमस्कार, मैं डॉक्टर नताशा शेषवारे, महानगर आयुर्वेद सेवा संघ मुंबई और विश्व आयुर्वेद परिषद मुंबई की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी जानते हैं कि आज की जीवन शैली में संदिग्ध वात के काफ़ी सारे पेशेंट देखने को मिलते हैं और बहुत सारे वैद्यों ने बहुत अच्छी से ट्रीट भी करते हैं। तो आज हम संदिग्ध वात के बारे में विस्तार पूर्वक हमारे एक्सपर्ट वैद्य के साथ जानेंगे और डिस्कस करेंगे। तो आज हमारे एक्सपर्ट वैद्य हैं डॉक्टर विनायक तायडे सर। तो आज मैं उनके क्लिनिक में आई हूँ उनसे हमारे संदिग्ध वात के बारे में सीखने के लिए। तो आइए हम चलते हैं और आगे का डिस्कशन हम तायडे सर के साथ करेंगे। डॉक्टर विनायक तायडे सर ने एमडी और पीएचडी किया है मित्तल आयुर्वेद कॉलेज से, काय चिकित्सा में से किया है। सर रिटायर्ड प्रोफेसर रह चुके हैं मित्तल कॉलेज के। सर एक्स सीसीआईएम मेंबर रह चुके हैं। सर एक्स सीनेट मेंबर ऑफ एमयूएचएस हैं और अभी सर गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र के ऑनररी फिजिशियन हैं। तो अभी हम सर से मिलते हैं और सर से हम संदिग्ध वात के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आइए अभी हम चलते हैं। अब हम विषय की ओर बढ़ते हैं। तो सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि संदिग्ध वात मतलब क्या होता है? संदिग्ध वात, जिसके आधुनिक विज्ञान में ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, जिसमें जॉइंट में जो जॉइंट्स रहते हैं उसमें डिफॉर्मिटी निर्माण होती है। जैसे कि चरक ने कहा है, हंति संधि शूल आटोप करोति। जिस संधियों में स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी एंड फंक्शनल डिफॉर्मिटी निर्माण होती है उसे संदिग्ध वात कहते हैं। अब ये आप कहेंगे कि संदिग्ध वात में स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी एंड फंक्शनल डिफॉर्मिटी क्या होता है? तो स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी मीन्स रचनात्मक विकृति, यानी वो जो संधि है उसके रचना में विकृति आ जाती है। अब विकृति कौन सी आती है? जैसे कि अपन देखते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस आ जाते हैं, वहाँ का जॉइंट जो है वो घिसना शुरू हो जाता है, कार्टिलेज डिजेनरेट हो जाता है, ऑस्टियोफाइटिक चेंजेस निर्माण हो जाते हैं, ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस निर्माण हो जाते हैं, वहाँ के लिगामेंट्स में टेयर हो जाता है। इस प्रकार की जो रचनात्मक विकृति है जिसको हम स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी के साथ ही साथ फंक्शनल डिफॉर्मिटी निर्माण होती है। और ये फंक्शनल डिफॉर्मिटी क्या होती है? तो क्रियात्मक विकृति, यानी अंकुचने प्रसारणे प्रवृत्तिश्च वेदना। जब हम संधियों को फ्लेक्शन एक्सटेंशन करते हैं, अंकुचन प्रसारण करते हैं, उस समय वेदना निर्माण हो जाती है। और ये जो वेदना है उसी के साथ ये हड्डियों में एक विशेष प्रकार का आवाज निर्माण होता है जिसको आटोप कहते हैं, जिसको जॉइंट क्रिपिटेशंस कहते हैं। तो इस प्रकार के शूल आटोप करोति यानी फंक्शनल डिफॉर्मिटी एंड स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी, ये जो है ये चरक जी ने एक शब्द में बताया है कि हंति संधि, यानी संधि का हनन हो जाता है। संधि का हनन हो जाता है मीन्स क्या? स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी एंड फंक्शनल डिफॉर्मिटी निर्माण हो जाती है और उसी के कारण यह संदिग्ध वात नाम का जिस व्याधि का निर्माण हो जाता है। ठीक है। सो संदिग्ध वात में सर फंक्शनल डिफॉर्मिटी होती है और स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी है, बराबर। लेकिन संदिग्ध वात होता कैसे है? अच्छा, इसके बारे में अब मैं बता देता हूँ कि उसके जो कॉजेटिव फैक्टर्स रहते हैं जिसको हम कहते हैं यह संदिग्ध वात किस कारण से हुआ है, उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि आजकल की जो पीढ़ियां है, आजकल का जो डाइट है, आजकल की जो लाइफस्टाइल जो है, जैसे कि हम जो रोज़ाना खाना खाते हैं, ये रोज़ाना खाना खाने के वजह से जो खाना संधियों में विकृति निर्माण करना होता है जिसको आयुर्वेद में मिथ्याहार कहते हैं। अत्यधिक मात्रा में हम दही का सेवन करते हैं, कोल्ड ड्रिंक का सेवन करते हैं, ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं, चने की सब्जियां रेसिपी वगैरह खाते हैं, वड़ा पाव खाते हैं, पाव भाजी खाते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह खाते हैं।
ये जो आहार है अति मात्रा में, खाने का मतलब क्या है, अति मात्रा में जब हम इस प्रकार का आहार का सेवन करते हैं तो उसके कारण हमारे शरीर में वात बढ़ जाता है। मिथ्याहार, जिसको हम मिथ्याहार कहते हैं, बाद में अत्यधिक मात्रा में चलते रहना, जिसको आयुर्वेद में अत्यध्व गमन कहते हैं, यानी फास्ट चलते रहना रहना, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, ये दिन भर ये कई काम करते हैं, यानी जिसको हम कहते हैं भागदौड़ी का काम करने वाले लोगों में, ज़्यादा जर्नी करने वाले लोगों में, ज़्यादा जागरण करने वाले लोगों में ये कारण से भी वात बढ़ जाता है। थर्ड जो कारण जो है, कभी किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो जाता है, इस एक्सीडेंट के कारण भी वात बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। एज वाइज अपन देखते हैं, एज वाइज जैसे कि ओल्ड एज में वात ज़्यादा बढ़ जाता है, एज रिलेटेड डिजीज रहता है, तो ये एज वाइज जब हम देखते हैं तो ओल्ड एज में ये व्याधि की संभावना ज़्यादा रहती है। यानी ये सभी प्रकार के जो कारण जो उसको बोलते हैं कि आहारजन्य निदान, विहारजन्य निदान, व्याधिजन्य निदान। अभी व्याधिजन्य निदान मीन्स क्या रहता है कि कौन से व्याधि के कारण संधिगत वात निर्माण हुआ है। इसका कारण ये है कि बहुत बार हमने देखा है कि जीर्ण डायबिटीज जब हो जाता है, क्रॉनिक डायबिटीज जब हो जाता है, तो उसके कारण कभी कभी क्या रहता है कि हमारे संधियों में विकृति निर्माण होती है। दूसरा जो कारण है कि ओबेसिटी के कारण ये वेट बेयरिंग जॉइंट जो रहता है उसमें स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी एंड फंक्शनल डिफॉर्मिटी निर्माण होती है। थर्ड कारण की है विटामिन डिफिशियंसी अगर रहती है, विटामिन डी की डिफिशियंसी रहती है, तो उसके कारण भी क्या हो जाता है कि स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी निर्माण होती है। यानी ये जो है हमारे शास्त्र में जो निदान बताए गए हैं, वायु की विकृति होती है, ये वायु की विकृति जो बताते हैं उस समय हमें देखना चाहिए कि ये वायु की विकृति क्यों हो रही है। रात्रि जागरण करते हैं, आजकल के बच्चों में भी ये रोग होना शुरू हो गया है। इसका कारण ये कि रात भर वो मोबाइल चलाते हैं, ये गलत है। रात्रि जागरण के कारण वात का बढ़ना, अति उपवास के कारण हम डाइट करते नहीं, खाना ही नहीं खाते, ये जो कारण रहते हैं, ये कारण के वजह से भी वात बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। कभी कभी चलते, ज़्यादा राइडिंग करते हैं, ज़्यादा खेलकूद करते हैं, यदि करना है हमारे हेल्थ के लिए करना है, लेकिन अति मात्रा में नहीं करना चाहिए, जिसके कारण हमारे शरीर में जो वायु है वायु ज़्यादा प्रकोपित हो जाता है। तो ये जो सब कारण जो है, ये कारण से हम संधिगत वात जो है ये होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो सर ये अति व्यायाम करने से या फिर अनिद्रा से या फिर मिथ्या आहार विहार करने से जो प्रॉब्लम होती है, तो क्या सर मानसिक स्ट्रेस लेने से भी ये बढ़ सकता है? नहीं, बहुत बार क्या रहता है, इसका मानसिक निदानों से कोई संबंध नहीं रहता है। हालांकि जो आहार के कारण, विहार के कारण, यानी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के कारण संदिग्ध बात नहीं हो सकता है। आज तो भी अभी तक के मेरे जो अनुभव है वो अनुभव बताता है कि मानसिक निदानों के कारण ये व्याधि होने की संभावना नहीं रहती है। लेकिन खाने के वजह से, भागने की वजह से हमारी जो लाइफस्टाइल जो चेंज हो रही है, पहले तो हम 5 बजे उठते थे, आज हम 10 बजे उठते हैं, रात को 9 बजे सोते थे, आज हम 1 बजे सोते हैं। ये जो लाइफस्टाइल हमारी जो चेंज हो रही है, ये लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से ये ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको हम संधिगत वात बोलते हैं, ये व्याधि होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि लाइफस्टाइल चेंजेस के वजह से जो डिजीज हो रहा है, डिसऑर्डर, उसे हम कहते हैं संदिग्ध वात। बराबर है। तो अब ये जब होता है ना संधिगत वात, उस समय हमें देखना चाहिए, क्या देखने गई, कौन से प्रकार के लक्षण अभिव्यक्त हो रहे हैं। अभी ये संधि देखते हैं तो हमारे पास जब पेशेंट आ जाता है तब पेशेंट का पहले हम चेहरा देखते हैं। चेहरा देखने से पता चल जाता है वो कौन सी प्रकृति का है, वात प्रकृति का है, पित्त प्रकृति का है, कफ प्रकृति का है, वात पित्त का है, कफ पित्त का है। यानी प्रकृति का विनिश्चय हम करते हैं। ये प्रकृति का विनिश्चय करने के बाद हम सोचते हैं कि आदमी कैसे होगा, उसमें कौन से, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, उसका कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। अगर वो ओबेस है तो मे बी पॉसिबिलिटी उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो उसको हम पहले ही क्वेश्चन पूछते हैं कि चलने के बाद आपको
दम लगता है क्या, तो पॉजिटिव आंसर आता है। सेकंड हम क्वेश्चन पूछते हैं कि चलने के बाद या सीढ़ी चढ़ने के बाद घुटनों में दर्द होता है, तो होता है, यानी संधिशूल संधि स्तब्धता, जिसको जॉइंट स्टिफनेस कहते हैं। संधिशूल संधि स्तब्धता, संधि क्रियालपता, यानी मोमेंट जो है प्रॉपर, जो मोबिलाइजेशन होना चाहिए, फ्लेक्शन एक्सटेंशन वगैरह जो होना चाहिए, ये प्रॉपर होता नहीं। अगर करेंगे भी तो शूल ज्यादा बढ़ जाता है। तो संधि क्रियालपता, इनेबिलिटी जो रहती है उसकी संधियों की, वो हो जाती है। संधि क्रियालपता, संधियों में सूजन आ जाती है। अभी सवाल ये बहुत बहुत बढ़िया है कि संधियों में सूजन आती है, तो क्यों आती है? तो सवाल ये निर्माण होता है इसमें कि जब हम खाना लेते हैं, हम खाना क्या खाते हैं? हम स्पाइसी फूड खाते हैं, दही खाते हैं, अचार खाते हैं। ये सभी प्रकार का जो आहार जो है, जो गुरु अभिसंधि और श्रुतुरुत निर्माण करने वाला रहता है, ये आहार संधियों में शोथ निर्माण करता है, संधियों में सूजन आ जाती है, संधियों में पानी भर जाता है, साइनोवाइटिस की कंडीशन निर्माण हो जाती है। यानी संधि शोथ जिसको कहेंगे, संधियों में सूजन आना, यानी संधि शोथ, संधि क्रियालपता, संधि उष्मानुभूति, संधि गर्म हो जाती है या संधि में पीड़ा ज्यादा हो जाती है। ये सभी प्रकार के लक्षण हमारे संधियों में दिखाई पड़ते हैं। दिस इज द फंक्शनल डिफॉर्मिटी ऑफ द ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ये जो है, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षण है इसमें, जिसमें फंक्शनल डिफॉर्मिटी निर्माण होती है। तो इसी के साथ ही साथ क्या, पेशेंट को तकलीफ ज्यादा हो जाती है। लेकिन जब इस प्रकार की विकृति आ जाती है तो हमें देखना चाहिए, यह देखना चाहिए कि यह लक्षण क्यों हो गए हैं, कारण क्या है। पेशेंट बोलता है इसलिए ये लक्षण है, या और कोई है कि इसके लिए कुछ भी पैरामीटर्स। वही अभी मैं सर आपसे पूछना हाँ, बोलिए बोलिए। कि, हाँ, कि संधिगत वात हम डायग्नोज कैसे करेंगे, उसके लिए क्या इन्वेस्टिगेशन? हाँ, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि बहुत बार क्या रहता है, क्लिनिकल डायग्नोसिस, पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस, रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस, ये सभी प्रकार के डायग्नोसिस करने चाहिए। अब क्लिनिकल डायग्नोसिस में हमने देखा है संधिया जो है, ये संधिया में कौन से प्रकार के लक्षण अभिव्यक्त हो रहे हैं, कौन से प्रकार का लक्षण निर्माण हो रहा है। जैसे कि संधिशूल है, संधि उष्मानुभूति है, संधि शोथ है, संधि अटोप है, संधि उष्मानुभूति है। ये सभी प्रकार के लक्षण हमको बताता है कि क्लिनिकल डायग्नोसिस में ये लक्षण हमको मिले हैं। संधि को हाथ लगाने के बाद पता चल जाता है कि उष्मानुभूति है, थोड़ा सा हाथ लगाने के शोथ मालूम पड़ता है, तो ये क्लिनिकल डायग्नोसिस हो गया। तो हम पता चल जाता है कि ये क्या है, ये जो है ये संधिगत वात है। लेकिन पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं। अब पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करते समय हमें एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि हमें ब्लड टेस्ट करना अत्यंत जरूरी होता है। फिर संधिगत वात के लिए कौन कौन से प्रकार के ब्लड टेस्ट करना जरूरी होता है, दो बातें इंपॉर्टेंट है, दो बातें इसमें इंपॉर्टेंट रहते हैं। वो बात यह है कि वो जॉइंट में स्वेलिंग आ गई है, डिजेनरेशन हो रहा है, क्रिपिटेशन हो रहा है, पेन ज्यादा हो रहा है, इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो रहा है, इसके हिसाब से हमें इन्वेस्टिगेशन लिखना चाहिए, जिसके हम CBCSR करेंगे, RA टेस्ट करते हैं, CRP करते हैं, NTCCP करते हैं, विटामिन D3 करते हैं, सीरम कैल्शियम करते हैं। ये सभी प्रकार के पैथोलॉजिकल टेस्ट करने के बाद पता चल जाता है कि इसकी CRP लेवल बढ़ गया है, ESR लेवल बढ़ गई है, हीमोग्लोबिन कम हो रही है, विटामिन D3 की लेवल कम हो गई है, सीरम कैल्शियम लेवल कम हो गई है। ये इंडिकेट करता है कि वहाँ डिजेनरेटिव चेंजेस है या इंफ्लेमेटरी चेंजेस है। क्योंकि ये व्यान वायु, ये जो संधिगत वात है, इसमें व्यान वायु की विकृति होती है। वायु के जो 5 प्रकार बताए गए हैं, पंचात्मक वायु में सबसे पहले संपूर्ण शरीर में काम करने वाला जो वायु रहता है वो व्यान वायु रहता है। इस व्यान वायु का काम क्या है? अंकुचन, प्रसारण, प्रवृत्ति, फ्लेक्शन एक्सटेंशन करना, पूरे बॉडी में जो जॉइंट रहते हैं उसका फ्लेक्शन एक्सटेंशन करना। और उस वायु की जब विकृति हो जाती है
तो इस वायु में दो प्रकार की विकृति होती है। एक जो है गुणतः विकृति होती है और दूसरी जो है कर्मतः विकृति होती है। गुणतः विकृति में क्या हो जाता है कि वायु का लघुगुण बढ़ जाता है, सूक्ष्म गुण बढ़ जाता है, खरगुण बढ़ जाता है, परुष गुण बढ़ जाता है, सूक्ष्म गुण बढ़ जाता है, और उसी प्रकार के गुणों की जब वृद्धि हो जाती है तब स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी निर्माण होती है एंड फंक्शनल डिफॉर्मिटी निर्माण होती है। यानी ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस निर्माण होते हैं, ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस निर्माण होते हैं, ऑस्टियोफाइटिक चेंजेस निर्माण होते हैं, लिगामेंटम टेयर हो जाता है। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी जो है, ये स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी हमें दिखाई पड़ती है। फंक्शनल डिफॉर्मिटी में जब हम कहते हैं कि वायु का वृक्ष गुण ज्यादा बढ़ गया है, लघु गुण ज्यादा बढ़ गया है, खरगुण ज्यादा बढ़ गया है, तो चलने के बाद पेशेंट को दर्द हो जाता है, क्योंकि वहां का कार्टिलेज डिजेनरेट हो जाता है ना। ये व्यान से कर्मतः विकृति, ये व्यानवायु की गुणता और कर्मतः विकृति के कारण स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफॉर्मिटी निर्माण हो जाती है। तो ये जो है ये हमें देखना अत्यंत जरूरी रहता है। लेकिन कैसे देखेंगे हम? तो उसी के लिए रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरे देखने के बाद मालूम पड़ता है कि जॉइंट स्पेस रिड्यूस हो गई है, ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस फॉर्म हो गए हैं, ऑस्टियोफाइटिक चेंजेस निर्माण हो रहे हैं, ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस निर्माण हो रहे हैं। ये जो हमें जो करना चाहिए, क्लिनिकल डायग्नोसिस, पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस और रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस, ये तीनों के डायग्नोसिस हम देखते हैं, वो इंडिकेट करते हैं कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है। और उस समय हमें कंफर्म डायग्नोसिस करना चाहिए कि ये तीनों डायग्नोसिस बताते हैं कि ये नी जॉइंट में बेसिकली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफॉर्मिटी होकर संधिगतवात का निर्माण हो गया है। सर ये इन्वेस्टिगेशन तो हमने आपके प्रैक्टिस में देखा, बाद में इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स करते हो, लेकिन पहले आप पेशेंट की नाड़ी परीक्षा करते हो। हाँ, नाड़ी परीक्षा करना अत्यंत जरूरी रहता है, क्योंकि क्या हमारे पास जब पेशेंट आ जाते हैं वो तो कुछ बोलते ही नहीं है। आने के बाद बोलते हैं कि हाथ दिखाते हैं और बोलते हैं नाड़ी के ऊपर सेप के बता दो कि कौन से प्रकार की विकृति है। संधिगतवात की नाड़ी परीक्षा करते समय हमें एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि दोषता नाड़ी का परीक्षण करना चाहिए, पंचात्मक दोष नाड़ी का परीक्षण करना चाहिए, धातु नाड़ी का परीक्षण करना चाहिए, अवयव नाड़ी का परीक्षण करना चाहिए। ये 4 प्रकार से नाड़ी का परीक्षण करते हैं। अब दोषता नाड़ी का परीक्षण करते हैं तो ये हमारा जो इंडेक्स फिंगर जो है, ये इंडेक्स फिंगर इंडिकेट करता है कि वात दोष में जब किसी भी प्रकार की विकृति निर्माण हो जाती है, यानी यह जो नाड़ी जो लगती है उसकी जो गति रहती है वो सर्प गति रहती है। इसमें हमें बेसिकली जब भी संधिगतवात का पेशेंट रहेगा तो उसके जो पल्सेशन जो है हमें यहां मालूम पड़ते हैं। लेकिन पेन अगर लंबर रीजन में अगर रहता है, पेन अगर लंबर रीजन में रहता है तो हमें यहां पल्सेशन मिलते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके पीछे आधार है, जब हम पंचात्मक दोष नाड़ी का परीक्षण करेंगे तो ये जो नाड़ी है ये प्राण की नाड़ी है, ये प्राण की नाड़ी है। उसके बाजू में जो रहती है ये उदान की नाड़ी है, उसके बाजू में जो रहती है ये समान की नाड़ी है, उसके बाजू में जो रहती है ये अपान की नाड़ी है, और पूरे इंडेक्स फिंगर को फिल होने वाली जो नाड़ी रहती है वो व्यान वायु की नाड़ी रहती है। इसीलिए दोषता और पंचात्मक दोष नाड़ी का परीक्षण करते समय हमें पल्सेशन जो यहाँ पूरे इंडेक्स फिंगर को मिलते हैं, तब हम डायग्नोस करते हैं कि यह संधियों में दर्द हो रहा है। लेकिन नाड़ी का परीक्षण इधर लग रहा है हमें सिर्फ, अब इधर लग रहा है, ये नहीं क्या है, यहाँ अपान वायु है, अपान वायु है। तो अपान वायु क्षेत्र में यानी कटिगतवात, यानी लंबर रीजन में विकृति आ रही है, लंबर रीजन में विकृति आ रही है। लंबर रीजन में क्या विकृति आ रही है? ये नाड़ी कैसी है? लघु है, सूक्ष्म है, द्रुत है, नियमित है, अनियमित है। ये सब प्रकार का परीक्षण करने के बाद पता चलता है ये डिजेनरेटिव चेंजेस वाली नाड़ी है, धातुक्षय की नाड़ी है,
ये धातु क्षय की नाड़ी इंडिकेट करती है कि लंबर रीजन में डिजेनरेटिव प्रोसेस निर्माण हो गई है। इस लंबर रीजन में बेसिकली इंटरवर्टेब्रल स्पेस में डिफ्यूज बल्जिंग हो रही है। इस लंबर रीजन में डिजेनरेशन निर्माण ज्यादा हो रहा है। कभी कभी क्या होता है, ऐसा लगता है कि लंबर रीजन में बेसिकली क्या होता है, कभी कभी सूक्ष्म तो जब निर्माण होता है तो मे भी पॉसिबिलिटी क्या है, वहाँ फ्रैक्चर्स की संभावना ज़्यादा रहती है। यानी लंबर रीजन में फ्रैक्चर्स हो सकता है, और वहाँ ऑस्टियोफैटिक चेंजेस निर्माण हो सकते हैं, वहाँ ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस निर्माण हो सकते हैं। बेसिकली वहाँ ये जो कारण जो रहते हैं, इसके जो कारण जो बताए गए हैं कि इस प्रकार की जब नाड़ी जब रहेगी उस समय बेसिकली यहाँ रुक्षता ज़्यादा बढ़ जाती है, खरता ज़्यादा बढ़ जाती है, परुषता ज़्यादा बढ़ जाती है, सूक्ष्मता ज़्यादा बढ़ जाती है, और उसके कारण वहाँ जो है लंबर रीजन यानी कहाँ गया है, तो बेसिकली अपान का क्षेत्र है ना, ये अपान का क्षेत्र है। कभी भी लंबर रीजन में अगर पेन रहेगा तो नाड़ी का पल्सेशन ये अपान क्षेत्र में रहेगा। लेकिन संपूर्ण शरीर में अगर संधियों का परीक्षण करना है तो ये पूरे नाड़ी जो है ये व्यानवायु की नाड़ी है, ये वायु की नाड़ी है। उसका धातु अगर हम देखते हैं, धातुओं का परीक्षण करते हैं, तो धातुओं का परीक्षण करते समय क्या है, सप्त धातु है, तो इसमें कौन सा धातु विकृत हुआ है, तो अस्थि धातु की विकृति है। तो अस्थि धातु का परीक्षण कम कर रहे हैं, इंडेक्स फिंगर को अस्थि धातु की विकृति मालूम पड़ती है। हाँ, अस्थि धातु में होने वाला क्षय जो है वो इंडेक्स फिंगर को मालूम पड़ता है। बहुत बार क्या रहता है कि राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड दोनों ही इसमें इंडेक्स फिंगर को अगर हमको मालूम पड़ता है कि इसमें द्रुत गति आ रही है, तो जो इंडिकेशन जो है वो इंटेस्टाइन का रहता है। तब हम क्वेश्चन पूछते हैं पेशेंट को कि आपको मोशन कैसी हो रही है, तो पेशेंट बताता है कि मुझे जुलाब हो रहा है, क्योंकि अपानस्य कर्मतः वृद्धि है। अपानस्य इंटेस्टाइनल जिसको हम ऑर्गन पल्स बोलते हैं, तो मालूम पड़ता है कि यहाँ जो है ये जो नाड़ी जो बता रही है ये ऑर्गन पल्स जो है, ये दोनों राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों के डीप पल्सेशन और सुपरफिशियल पल्सेशन, ऐसे दोनों प्रकार के पल्सेशन हमें देखने चाहिए। और उसमें मालूम पड़ता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में तकलीफ हो रही है या लार्ज इंटेस्टाइन में तकलीफ हो रही है, उसकी गति द्रुत है या अनियमित है। मंद अगर रहेगी तो क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो ऑर्गन पल्स देखते समय हमें ये देखना चाहिए कि कौन से ऑर्गन में, क्योंकि सुपरफिशियल पल्सेशन ऑफ ऑर्गन ऑलवेज इंडिकेट फंक्शनल डिफॉर्मिटी एंड डीप पल्सेशन ऑलवेज इंडिकेट स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी। तो ये जो है हमेशा हमें देखना चाहिए कि डीप पल्सेशन में हमें कौन सा ऑर्गन लग रहा है और सुपरफिशियल में कौन सा आ रहा है। अगर सुपरफिशियल में लगता है तो इंटेस्टाइन में विकृति आ सकती है। तो इस प्रकार से नाड़ी का परीक्षण करने के बाद हमें मालूम है कि अस्थि धातु की विकृति है, व्यानवायु की विकृति है, वात दोष की विकृति है। हाँ, इस प्रकार से हम संदिग्ध वात की नाड़ी परीक्षण कर सकते हैं। तो ये जो है ये एक पैरामीटर हमारे आयुर्वेद में हम बताते हैं कि नाड़ी मल मूत्र जीवा स्पर्श दुर्गाकृति जो अष्टविध परीक्षा है, या अष्टविध परीक्षा के द्वारा हम देख सकते हैं। तो ऐसी बात रहती है। तो ये संदिग्ध वात में हमें देखना चाहिए, ये क्रिटिकल डिजीज है, ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इसमें देखना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। ऐसा जब रोग निर्माण हो जाता है तो कुछ तो भी करना चाहिए ना। तो सर अभी हम लोग ने इन्वेस्टिगेशंस तो देख लिए, एक तो मॉडर्न के इन्वेस्टिगेशंस भी है जो सीबीसी हम करते हैं या एक्सरे निकालते हैं, रेडियोलॉजी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और हमने देखा कि आयुर्वेद के पद्धति से भी हम अष्टविध परीक्षा करते हैं, नाड़ी से हमें पता चलता है कि कहाँ दृष्टि है। तो लेकिन सर अभी इसके लिए हमें पथ्य क्या करनी चाहिए? नहीं, पथ्य ही आरोग्य मूलम, पथ्य तो करना ही है, पथ्य ही आरोग्य का मूल है। लेकिन ये करने के पहले जो सिम्टम्स निर्माण हो रहे हैं, जो विकृति निर्माण हो रही है, जो स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी निर्माण हो रही है, उसको हमें कम करना है। यानी संदिग्ध वात की जो हम चिकित्सा जब हम करते हैं तो चिकित्सा करते समय दोषमूलक चिकित्सा करनी चाहिए, हेतुमूलक चिकित्सा करनी चाहिए, व्याधिमूलक चिकित्सा करनी चाहिए। तो पहले से पहले हेतुमूलक चिकित्सा। अब हेतुमूलक चिकित्सा क्या होती है? तो हेतुमूलक चिकित्सा यह है जिस कारण से ये रोग हो रहा है,
कारण क्या मिला है हमें कि हमने जो खाना खाया है, ज़्यादा खट्टा खाना खाया है, ज़्यादा रूखा खाना खाया है, हमने चने की सब्जी ज़्यादा खाया है, राजमा ज़्यादा खाया है, कुल्ली से ज़्यादा खाया है, नॉनवेज ज़्यादा खाया है, जिसके कारण हमारा वात दोष बढ़ गया। ये को स्टॉप करना चाहिए। ये हेतुमूलक चिकित्सा है। ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स ले वो हेतुमूलक चिकित्सा है, ज़्यादा खट्टा खाया वो हेतुमूलक चिकित्सा है। क्योंकि निदान परिवर्जनम, ये निदान का परिवर्जन करना ये हेतुमूलक चिकित्सा है। दोषमूलक चिकित्सा क्या है? तो दोषमूलक कौन सा दोष ज्यादा प्रकट हुआ है, उसमें कौन से प्रकार की विकृति आ गई है? गुणतः विकृति आ गई है, कर्मतः विकृति आ गई है, तो कौन से प्रकार की विकृति है? वो विकृति को नष्ट करने वाली जो चिकित्सा है। जैसे कि हम संधिगतवाद देखते हैं, ये संधिगतवाद में वाद दोष है और उसमें भी व्यान्वयी की विकृति है और व्यान्वयी की गुणतः और कर्मतः विकृति आ गई है। उसको कम करने के लिए हमें चिकित्सा करनी चाहिए। तो कौन से रसात्मक करनी चाहिए? तो मधुर रसात्मक करनी चाहिए, उष्ण वीर्यात्मक करनी चाहिए, मधुर विपाकात्मक करनी चाहिए, गुरु स्निग्ध गुणात्मक करनी चाहिए। ये क्यों करनी चाहिए? क्योंकि मधुर रस ग्रहण करने वाला रहता है, क्योंकि संधिगतवात में डिजेनरेशन ज्यादा रहता है, धातु क्षय की अवस्था रहती है। उष्ण वीर्य क्यों करना चाहिए? क्यों वेदना का शमन करने वाला रहता है। मधुर विपाक क्यों करना चाहिए? क्योंकि वहां धातुओं की जो क्षय जो है वो रोकने के लिए करना चाहिए। और गुरु स्निग्ध क्यों करना चाहिए? क्योंकि वहां रुक्षता जो निर्माण हुई है वो रुक्षता कम करने के लिए करना चाहिए। यानी दोषमूलक चिकित्सा में वायु का शमन करने वाली चिकित्सा करनी चाहिए, जिसमें हम स्नेहन करते हैं, स्वेदन करते हैं, बस्ती देते हैं, स्थानिक जानू बस्ती देते हैं, लेप लगाते हैं। तो इस प्रकार की जो चिकित्सा है, इस प्रकार की चिकित्सा हमें संधिगतवात में करनी चाहिए। यह दोषमूलक चिकित्सा है, यह दोषमूलक चिकित्सा है। अभी आप कहेंगे कि स्नेहन किससे करना चाहिए, बराबर कि नहीं? तो स्नेहन जो है, एक बात ध्यान में रखना चाहिए, संधिगतवात में मार्गारोधजन्य वातप्रकोप है या धातुक्षजन्य वातप्रकोप है, यह हम कैसे पहचानेंगे? ये मार्गोजन्य वातप्रकोप है, ये धातुक्षजन्य वातप्रकोप है। पीडनेन लभते सुखम, पीडनेन लभते सुखम, संधियों को दबाने से अच्छा लगता है, तो मार्गोजन्य वातप्रकोप है। जिसमें मार्गरोध किसने किया है? तो आम ने किया है, शीत गुण ने किया है। शीत स्तंभ नहीं ही संधि स्तब्धता लक्षण अभिव्यक्त हो जाता है, संधि क्रियाल्पता लक्षण अभिव्यक्त हो जाता है। तो उसमें स्तब्धता ज्यादा, मार्गावरोध हो जाता है, वायु के अवरोध हो जाता है। उस वायु के अवरोध को नष्ट करने के लिए हमें उष्ण चिकित्सा करनी चाहिए, क्योंकि शीतगुण ज्यादा बढ़ गया है। उस शीतगुण को कम करने के लिए उष्ण चिकित्सा हमें करनी चाहिए। क्लियर? तो ये जो चिकित्सा है वो चिकित्सा में शीत गुण उष्ण वीर्यात्मक चिकित्सा करनी चाहिए। रुक्षता ज्यादा बढ़ गई है, खरता ज्यादा बढ़ गई है, परुषता ज्यादा बढ़ गई है, इसके लिए हमें जो चिकित्सा करनी है वो गुरु और स्निग्ध गुणात्मक करनी चाहिए, यानी स्नेहन करना चाहिए, वहां तेल का प्रयोग करना चाहिए। तो संधि में तेल का प्रयोग करने से वो रुक्षता कम हो जाती है। बाद में स्वेदन देना चाहिए, स्वेदन, स्नेहनम स्वेदनम, स्नेहनम स्वेदनम। तो ये जो है स्नेहन और स्वेदन करने से वायु का शमन होता है, यह दोषमूलक चिकित्सा है। लेकिन जब कभी कभी संधियों में शोथ आ जाता है, उष्मानुभूति निर्माण हो जाती है, इन्फ्लेमेशन निर्माण हो जाता है, स्तब्धता ज्यादा रहती है, सीवियर पेन ज्यादा रहता है, उस प्रकार के अवस्था में हमें रक्त मोक्षण करना चाहिए। इस रक्त मोक्षण करने से तुरंत वेदना कम हो जाती है, संधियों में जो गौरवता आ गई है ये गौरवता कम हो जाती है, परिणामतः लाघवता निर्माण आ जाती है। तो इस प्रकार की जो चिकित्सा है, रक्त मोक्षण करने से क्या हो जाता है, वेदना का शमन तुरंत हो जाता है। अब रह गया बस्ती, बस्ती देनी चाहिए, तो बस्ती कौन सी देंगे हम? तो बेसिकली संधिगत वात में जो बस्ती दी जाती है, पहले तो कोष्ठक की शुद्धि करनी चाहिए, यानी योग बस्ती देनी चाहिए।
ये योग बस्ती में दशमलव क्वाथ त्रिफला क्वाथ का प्रयोग करना चाहिए। अनुवासन बस्ती के लिए एरंड तेल या नारायण तेल का प्रयोग करना। कोष्ठ देखकर कोष्ठ कैसा है, वो कोष्ठ के दृष्टिकोण से हमें एरंड तेल का प्रयोग कर सकते हैं या एरंड तेल नारायण तेल का प्रयोग कर सकते हैं, या अनुवासन यानी योग बस्ती में इस प्रकार का प्रयोग बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। सेकंड जो है तिक्तशीर बस्ती देनी चाहिए। तिक्त द्रव्यों से सिद्ध की हुई ऐसे तिक्तशीर बस्ती का प्रयोग जो है देना चाहिए। क्यों? अस्त्याश्रेणीम व्याधिनाम पंचकर्माणि विशेषम बस्त्या क्षीर सर्पिषु तिक्तकोपहितानि च। यानी अस्थि संदिग्ध वात व्याधियों में तिक्तशीर बस्ती का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये तिक्तरसात्मक द्रव्य जो है वह धात्वाग्नि का वर्धन करने वाले हैं। जो विकृति निर्माण हुई है वो विकृति कम करने वाले हैं, धातुओं को बल देना। और वो क्या है, वो बस्ती जो है जो जिसमें तिक्त द्रव्यों से सिद्ध हुई बस्ती में दूध रहता है, घी रहता है, जो कि जो धातुक्षय की अवस्था है, ये धातुक्षय की अवस्था कम हो जाती है। इसलिए तिक्तशीर बस्ती का प्रयोग हम संदिग्ध वात में करते हैं। उसके बाद लोकल जो ट्रीटमेंट रहती है उपनाह का प्रयोग करते हैं। जहाँ स्तब्धता ज़्यादा रहती है, शोथ ज़्यादा रहता है, वहाँ हम शुंठी, वेखंड, आमा, हल्दी इसका प्रयोग जो है लेपनार्थ करते हैं, लेप लगाते हैं। या कभी कभी क्या रहता है, जब जुरुक्षता ज़्यादा निर्माण हो जाती है, संधियों में कटकटाई से आवाज़ आती है, चलने के बाद दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है, और उस प्रकार के अवस्था में हमें क्या करना चाहिए, जानुबस्ती का प्रयोग करना चाहिए। अभी जानुबस्ती क्या रहती है कि हमारी जो नी जॉइंट है उसके ऊपर जो उड़द के आटा जो है उसका एक गोल तैयार करके उसके अंदर हम तेल का प्रयोग करते हैं। जो बला तेल का प्रयोग करने से क्या धीरे धीरे ये बला तेल जो है अंदर क्या होता है, आचूषित हो जाता है, और वहाँ जो रुखापन निर्माण होता है, वहाँ जो कार्टिलेज डिजेनरेशन जो हो जाता है, वहाँ जो रुक्षता ज़्यादा निर्माण होती है, ये रुक्षता कम हो जाती है, और परिणामतः उस हड्डियों में ताकत आना शुरू हो जाता है। और पेशेंट कंप्लेंट जो करता है कि चलने के बाद या सीढ़ी चलने के बाद मुझे आवाज़ आती है और संधियों में दर्द ज़्यादा होता है, ये लक्षण कम हो जाते हैं, जानुबस्ती की ये लोकल ट्रीटमेंट है। तो इस प्रकार की जो ट्रीटमेंट है ये करना अत्यंत ज़रूरी रहती है। हालांकि हमारे आयुर्वेद शास्त्र में योगराज गुगुल का प्रयोग बताया गया है, महायोगराज गुगुल का प्रयोग बताया है, हाँ, त्रिफला गुगुल का प्रयोग बताया है, हाँ, पंचतिक्त घृत गुगुल का प्रयोग बताया है, पंचामृत लोह का प्रयोग बताया गया है। ऐसे विभिन्न प्रकार के गुण और दवाओं का प्रयोग बताया है। बेसिकली क्या करना चाहिए, अश्वगंधा, श्रृंग, गोदंती, चतुर्बीज इस प्रकार के औषधियों का प्रयोग करना चाहिए, या अलम्बुशादी, अजमोदादी, त्रिकटु इसका प्रयोग करना चाहिए। अवस्था के अनुसार मारागढ़ का अगर रहेगा तो अलम्बुशादी, अजमोदादी और त्रिकटु का प्रयोग करना चाहिए, चतुर्बीज का प्रयोग करना चाहिए। अगर धातुक्षय रहेगा तो अश्वगंधा, श्रृंग, गोदंती और चतुर्बीज का प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार के मार्गजन्य वात प्रकोप है या धातुक्षयजन्य वात प्रकोप, इसको ध्यान में रखते हुए हमें चिकित्सा करना अत्यंत जरूरी होता है। तो सर पंचकर्म भी बहुत बेनिफिशियल है और साथ में हमें दवाई भी लेनी चाहिए आयुर्वेद। बराबर है, दवाई में तो हमने बताया ना, क्योंकि योगराज गुगुल अभी बहुत बार के वात राक्षस है, वात कुलांतक है, वात कुलंक है, समेरुकेच की स्त्री है, समेरुकेच की स्त्री है, त्रैलोक की चिंतामणि है। ऐसे विभिन्न प्रकार की जो औषधियाँ है वो रहती है शास्त्र में जो बताई है, वो अवस्था के अनुसार, प्रकृति के अनुसार, अग्नि के अनुसार, वय के अनुसार हमें दे सकते हैं। तो ये सर होगा ट्रीटमेंट का पार्ट, लेकिन अगर हमें प्रिवेंशन करना है, ये डिजीज हो ही ना, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने हमारे युवावस्था में जो गलतियाँ की रहती है, वो गलतियां फेंकने का समय जो रहता है वो वार्धक्य में रहता है। क्या रहता है, जब भी हम युवावस्था में मराठी में बोलते हैं की तरुणावस्थेमध्ये केलेलं कर्ज, गलती ते कर्ज वार्धक्य अवस्थेमध्ये फेडावं लागतं। म्हणजे जिसको हम कहते हैं कि हमारा जो बिहेवियर रहता है, हम आचार रसायन का प्रयोग नहीं करते, पालन नहीं करते। हमें जो करना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, सात्विक आहार का सेवन करना चाहिए, सदुर्त का पालन करना चाहिए। वो अगर नहीं करते तो आगे चल उसका तकलीफ तो होगी। यानी अपत्य जो हम जो करते हैं ये अपत्य छोड़ना चाहिए।
जो सात्विक आहार शास्त्र में जो बताया है वही आहार लेना चाहिए, ज्यादा मात्रा में कहीं नहीं देना चाहिए, किसी भी प्रकार का अधियोग का वर्जन करना चाहिए। तो इस प्रकार का प्रिवेंशन करेंगे तो आगे चलकर जो है वार्धक्यावस्था में जो वो व्यायाम तो करना ही चाहिए, या किसी प्रकार का स्पाइसी फूड नहीं है, यानी षड्रसात्मक आहार अगर हम कंटिन्यू लेते हैं तो उसका रिजल्ट प्रिवेंशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इस प्रकार काम तो सर अभी ये हमारी जो जीवन शैली अभी है मुंबई जैसे शहरों में या और भी शहरों में जो जीवन शैली चालू है अभी बहुत भागदौड़ वाली जिंदगी जो चालू है, तो बहुत पेशेंट का ये सवाल रहता है कि हम पथ्य कैसे फॉलो करें, हम डाइट कैसे फॉलो करें। तो इसके लिए आप कुछ बता सकते हो? नहीं बता सकते, निश्चित बता सकते हैं, क्योंकि बहुत ये मेट्रो सिटी में क्या रहता है, पैसा कमाने के लिए भागदौड़ तो करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ हमारे स्वास्थ्य का भी रक्षण करना चाहिए। और स्वास्थ्य रक्षणार्थ हमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहता है, हमें क्या खाना चाहिए। आजकल हाइब्रिडाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, हाइब्रिड ज़्यादा आ रहा है, उसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। लेकिन हमारी अग्नि अगर प्राकृत रहेगी तो कोई भी चीज़ हम पचा सकते हैं, लेकिन हमारी अग्नि अगर प्राकृत नहीं रहती है, हमारा कोष्ठ हमेशा शुद्ध होना चाहिए, कोष्ठ शुद्धि होनी चाहिए, अग्नि प्राकृत होनी चाहिए, और किसी प्रकार का हमारे शरीर में विकृति निर्माण नहीं होनी चाहिए। और उसी के लिए लघु आहार लघु आहार इम्पॉर्टेंट रहता है, पौष्टिक आहार जरूरी रहता है। सुबह उठने के बाद हम चाय कॉफ़ी लेते हैं, चाय कॉफ़ी के बजाय हम दूध लेते हैं कि तो चलेगा। नाश्ता के लिए घर का ही लेना चाहिए, नाश्ता जो है घर का ही करना चाहिए। बाहर जाने के बाद या रास्ते में वड़ा पाव खाते हो, पाव भाजी करना चाहिए, ये वर्ज्य करना चाहिए। लेकिन कभी कभी ये नहीं होता है, तो उसके लिए अपन अपने घर का अगर आहार लेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो घर का आहार जो है, जो सात्विक आहार रहता है, इससे काफ़ी प्रकार की बीमारियां दूर हो सकती है। इसलिए मैंने कहा है कि नो हरी, नो करी, नो वरी। हरी करी और वरी को अगर हम बाय बाय करेंगे तो निश्चित ही हमारे रुग्णों को उसका लाभ हो जाएगा। तो सर ने अभी सब बताया हमें, पॉजिटिव फैक्टर क्या होने चाहिए, लक्षण क्या दिखते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में, तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी चाहिए, उसके इन्वेस्टिगेशंस क्या होते हैं, ये तो सर ने अब बताया हमें। तो सर आप कुछ टिप हमें देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को संदिग्धवात प्रिवेंट करने के लिए, और वो अगर हो रहा है तो उसकी घरगुती अगर चिकित्सा करनी हो तो ऐसे कुछ टिप्स अगर आप हमें बता सकते हो तो? क्या घरगुती चिकित्सा जिसको कहेंगे कि हमारे आहार में बेसिकली मैंने तो बताया कि षड्रसात्मक आहार होना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उत्कृष्ट ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, हमारे ये जो पूजा अर्चा वगैरह कर सब करना चाहिए। उसके साथ गलती से भी हम गलत कर रहे हैं तो हरी करी और वरी को बाय बाय करना चाहिए। यही बात मैं हमारे दर्शकों को हम बताना चाहता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आपकी गाइडेंस, आपने इतना गाइडेंस दिया हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस के टॉपिक के बारे में, संदिग्धवात और उसकी आयुर्वेदिक चिकित्सा आपने बहुत अच्छे से समझा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। नमस्कार।